दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह इंडियन इकोनॉमी के लिए उसका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट जनरली गवर्नमेंट गवर्नेंस रिलेटेड पॉलिसीज बनाने के दौरान अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का ध्यान नहीं रखती है और ये किस तरह हमारी इकोनॉमी को हर्ट करता है। अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहल एकेडमी दिवाली के शुभ अवसर पर आपके लिए लाई है कुछ स्पेशल ऑफर्स। जो कोर्सेज लाइव ऑनलाइन कोर्सेज आपको 99,999 रुपए में अवेलेबल थे, अब वो केवल 49,999 रुपए में अवेलेबल है। और दूसरी तरफ जो रिकॉर्डेड बैच भी है वो भी 24,999 में अवेलेबल था और अब 19,999 रुपए में वो कोर्स अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज में एनरोल करिए क्योंकि एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये ऑफर्स केवल 5 नवंबर तक अवेलेबल हैं और साथ ही साथ इन डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए आप DIWALI दिवाली कोड का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे वैसे ही आपकी ये नई फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और साथ ही साथ इस कॉन्टैक्ट नंबर 9625921993 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, तभी कई सारी आसपास की आसियान कंट्रीज भी आजाद हो रही थी, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आजाद हो रहे थे। बट हम सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिलेटेड इंबैलेंस देखते हैं। आसियान कंट्रीज में जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से होती है, बट इंडिया काफी धीमे धीमे ग्रो करता है। इसके बारे में कई सारी थ्योरीज चलाई गई, जैसे कि नेहरू जी कहते थे कि इसके पीछे रीजन है हिंदू ग्रोथ रेट, कि हिंदू रिलीजन में ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो गवर्नेंस या गवर्नमेंट लगातार किसी ना किसी चीज पर अपना ठीकरा फोड़ती आई है, राइट। बट इसके पीछे रीजंस थे गवर्नेंस रिलेटेड पॉलिसी रिफॉर्म्स हमें बहुत सारे इंट्रोड्यूस करने थे जो हमने नहीं किए, उसमें डिले किया, जिसकी वजह से हम बाकी दुनिया से पीछे छूट गए और आज भी हमें ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिनको एशियन टाइगर्स बोला जाता था बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक सक्सेस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों पर फोकस किया गया। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशियन का जो ओरिएंटेशन था वो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ था और उस वक्त हमारा ओरिएंटेशन रशिया की तरफ था। तो हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह डेवलप हो रहे थे। हाउएवर हम सोशलिज्म को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बट हमने देखा कि किस तरह 1930s में अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद होती है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और उसके बाद हमें सोशलिज्म में ज्यादा फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। बट 1990s आते आते हमारी ये सोच गलत साबित होती है और फाइनली हमें कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी पर रिलाई करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की जो ग्रोथ का, जीडीपी ग्रोथ का एवरेज है दैट वाज अराउंड 5.5%, जबकि इंडिया की अगर जीडीपी ग्रोथ की हम बात करें तो उसका एवरेज अगर देखें तो 4.5% ही आता है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो मैंने आपको बताया गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, दूसरा एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल सिस्टम जो है हमारा, उसमें कोई बहुत बड़े रिफॉर्म्स नहीं किए गए। आज भी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है और साथ ही साथ एजुकेशनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी खराब है क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है लो लिटरेसी रेट और पुअर एजुकेशनल आउटकम्स। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 50% स्टूडेंट्स जो ग्रेड 5 में है वो ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स के बराबर पढ़ भी नहीं सकते। तो ये हालत है हमारे यहाँ एजुकेशन की, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हमारे देश में नहीं हो पा रहा है। जब ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारे पास स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं होगी और जब स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं होगी तो किसी भी तरीके की इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हमारे यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बहुत कम पॉपुलेशन जो है उसके पास काफी ज्यादा वेल्थ अवेलेबल है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसके पास बहुत कम वेल्थ है, बहुत कम इनकम है उसकी। इसको हम बोलते हैं बिलियनेयर पैराडॉक्स। इंडिया इज अ बिलियनेयर पैराडॉक्स, राइट। इंडिया में अगर हम देखें तो बिलियनेयर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 334 बिलियनेयर्स आर देयर, बट 600 मिलियन लोग जो हैं वो $2 से $10 मतलब लगभग 150 रुपए से 800 रुपए के बीच में ही सरवाइव कर रहे हैं डेली के। मतलब वो महीने में 10-15 हजार रुपए भी मुश्किल से कमा पाते हैं। इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। दो लोग जो कम कमाते हैं वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करते हैं। इट हैज बीन अ सोशल थ्योरी, राइट। अगर हम देखें डेवलप्ड नेशन में जो हमारा ट्रांजिशन हुआ है वो अचानक से हो गया।
हमारे यहां हमारे पास फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ने लगे। आज भी हमारा जो सपना है कि 2047 तक हम अपने आप को अनाउंस कर देंगे एज अ डेवलप्ड कंट्री, बट हमारा जो फंडामेंटल सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी हर एक भारतीय तक नहीं पहुंचा है। सो इंडिया मस्ट फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब कि जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास शामिल हो, ऐसी इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करें और जॉब्स करने लायक युवा जो है उसको ट्रेन करें, वोकेशनल ट्रेनिंग दें और उनको उसके लायक बनाएं। इसके लिए हमें जरूरी है फॉलो करना बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि अभी तक प्लानिंग कमीशन की जो अप्रोच थी वो टॉप डाउन अप्रोच थी, मतलब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बेसिस पर ऊपर से डिसीजंस लिए जाते थे और उनका इंप्लीमेंटेशन नीचे होता था, राइट। अब हमें बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना है और कहीं ना कहीं हमारा जो न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग है वो इस अप्रोच को फॉलो करने में, इस अप्रोच को अप्लाई करने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो बॉटम अप अप्रोच एम्फसाइजेस ग्रास रूट पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, स्मॉल बिजनेसेस। दिस स्ट्रेटजी फोस्टर्स सस्टेनेबल ग्रोथ। आप आज देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जन मन जैसी स्कीम्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए स्ट्रीट वेंडर्स को जो हम ट्रांशेस दे रहे हैं, हम जो फंड्स अवेलेबल करा रहे हैं, भले ही वो 10,000, 20,000, 50,000 हो, बट वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो यूनिट के डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट्स के डेवलपमेंट के लिए मुद्रा जैसी स्कीम्स चल रही हैं, तो ये सारी की सारी स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी स्कीम्स इंक्लूसिव पॉलिसीज को दिखाती हैं, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी, इन सारी चीजों को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया में इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है, उसको हम यहां से देखेंगे इस चार्ट से। देखिए किस तरीके से 1% पॉपुलेशन जो है उसके पास 22% नेशनल इनकम है और साथ ही साथ 50% जो बॉटम पॉपुलेशन है वो केवल 13% नेशनल इनकम में सर्वाइव कर रही है। 10% जो पॉपुलेशन है उसके पास 37% इनकम है, मतलब 11% पॉपुलेशन जो है उसके पास लगभग 60% का इनकम है। नेशनल इनकम में 60% का पार्टिसिपेशन है उनका। तो इसलिए हमें पता चलता है कि किस तरह से बहुत कम पॉपुलेशन के पास बहुत ज्यादा नेशनल इनकम हर साल उनकी होती है। दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अंडरमाइंस सोशल कोहेशन एंड नेसेसिटेट्स टारगेटेड पॉलिसीज टू ब्रिज द डिवाइड, इंश्योरिंग इक्विटेबल ग्रोथ अमंग सिटीजंस, राइट। अब जब भी हम पॉलिसीज बनाते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं बनाते हैं जनरली, जिसके लिए बनाना ज्यादा जरूरी है। लेटेस्ट अगर हम बात करें तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए भी पॉलिसीज बनाना चालू कर दिया है, क्योंकि 90% हमारे देश का जो 90% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या कोई भी सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता है। आप देखिए, आप टाटास के बारे में जानते हैं, अंबानीज के बारे में जानते हैं, अदानीज के बारे में जानते हैं, बट आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में उतना नहीं जानते हैं। बट दे कॉन्स्टिट्यूट फॉर अराउंड 94% ऑफ इंडियाज टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स एज वेल। 437 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जबकि दूसरी तरफ केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर केवल 28 मिलियन लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो 90% ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स इज अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस सेक्टर का ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सर्वाइवल ऑफ द पीपल, देयर लाइफ, मेकिंग श्योर ऑफ देयर लाइवलीहुड, देयर एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ लैक ऑफ रेगुलेशन, और इसको गवर्नमेंट से रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए पॉलिसी प्लानिंग करती ही नहीं है। इस सेक्टर को जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इस सेक्टर को जब हम स्ट्रेंथन करेंगे तो उसका हमें फायदा सीधा देखने को मिलेगा हमारी पब्लिक पर, आम जनता पर। आम जनता की जो इनकम है, नेशनल इनकम जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती हुई दिखेगी हमें। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एमएसएमईज। एमएसएमईज आखिरकार होती क्या है? 30% कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन है एमएसएमईज का, और लगभग 110 मिलियन जॉब्स, अगर देशी भाषा में बोलूं तो लगभग 1.25 करोड़ जॉब्स, 1.1 करोड़ जॉब्स केवल और केवल हमारी एमएसएमई से ही हमें मिलते हैं। इट्स नॉट 1.25 करोड़, इट्स अराउंड 12 करोड़ जॉब, सॉरी 11 करोड़ के आसपास लोगों को जॉब्स मिलते हैं एमएसएमई सेक्टर में। दीज एंटरप्राइजेस फोस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बट फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस लाइक लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट्स। इनको क्रेडिट मिलना उतना आसान नहीं है। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब ऐसी स्कीम्स लाई है जैसे 59 मिनट लोन, मतलब अगर आप एक एमएसएमई हो तो आपको केवल और केवल 60 मिनट के अंदर अब लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए कई सारी
चेंजेस, रिफॉर्म्स हमारे यहाँ हो रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम इसके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके और जॉब क्रिएशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी है, जैसे सर्विस सेक्टर की है अगर तो 10 लाख तक का माइक्रो है, अगर तो माइक्रो लेवल पर है, अगर तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है तो 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्मॉल अगर एंटरप्राइज है तो सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़, और साथ ही साथ मीडियम अगर एंटरप्राइज है तो 5 करोड़ सर्विस सेक्टर में और 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। टर्नओवर कैसे देखा जाएगा? टर्नओवर में अगर देखें तो माइक्रो सेक्टर के लिए केवल 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, क्राइटेरिया है। स्मॉल के लिए 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और मीडियम लेवल के लिए 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, राइट। अब कई सारी एमएसएमईज हमारी ऐसी हैं जो डॉर्फ एमएसएमईज हो गई, मतलब काफी लंबे समय से काम कर रही थी बट उनकी ग्रोथ फर्दर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसी एमएसएमईज से गवर्नमेंट का फोकस हटकर अब किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? नेसेंट एमएसएमईज जो गवर्नमेंट ने अभी बनाई है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीजों को अपने एग्जाम में भी नोट करो, राइट। रोबोट अपराइजिंग, किस तरीके से जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें रोबोटिक्स का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है, ऑटोमेशन ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, उसकी वजह से जो मैनुअल जॉब्स हैं वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे घटता जा रहा है। टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ती है, आप टेक्नोलॉजी से 24 घंटे काम करवा सकते हो, उतना काम आप मैनुअल वर्कफोर्स से नहीं करवा सकते, बट इसकी वजह से इन बड़े बड़े सेक्टर्स में जॉब्स भी जाते हैं, जिसकी वजह से लगभग 70 मिलियन जॉब्स इंडिया में हैं जो 2030 तक खत्म हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ रोबोट्स। तो इसलिए भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी ऑटोमेशन इतना ज्यादा नहीं आया है। इंडिया में बहुत तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और साथ ही साथ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। लगभग अनएम्प्लॉयड लोगों की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया में है लगभग 9.2% है, जो कि पहले से काफी ज्यादा हाई है। आप देखिए लगातार जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे देश में बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। अगर 2008 की बात करें तो 5.4% लोग ही केवल अनएम्प्लॉयड होते थे, बट अभी 9.2% ऑफ द यूथ पॉपुलेशन, जो वर्केबल पॉपुलेशन है वो 9.2% अभी अनएम्प्लॉयड है। इन प्रॉब्लम्स को हमें जल्दी से जल्दी दूर करना होगा। अब बजट ने इन चीजों को कैसे आउटलाइन किया है, देखिए किस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्कोप है, एम्प्लॉयमेंट का क्या स्कोप है। वेयर इन योर व्यू डज इंडिया करंटली स्टैंड ऑन जॉब ग्रोथ फ्रंट? इंडिया में जो जॉब्स बढ़ रहे हैं वो क्वालिटी जॉब्स नहीं है, वो ऐसे जॉब्स हैं जिनमें कम पे है, बहुत कम पे है, ज्यादा आवर्स ऑफ वर्किंग है, ऑल्दो दे आर फ्लेक्सिबल, बट उनमें कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे कि इंडिया में गिग इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब आज आप अगर आपके पास एक कार है तो आप अपने आप को ओला में रजिस्टर करें और कार चलाने लगे तो क्या आप एम्प्लॉयड हो गए? तो क्वालिटी जॉब नहीं है, आपकी सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करता है, तो मतलब आप हमेशा किस में है? रिस्क में है, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट जो 18.5% जॉब्स क्रिएट कर पा रही है वो अच्छे जॉब्स हैं, वो क्वालिटी जॉब्स हैं, इससे ज्यादा जॉब्स गवर्नमेंट नहीं ला सकती है। लास्ट एक डिकेड में जो नए जॉब्स क्रिएट किए गए हैं वो लगभग 5.2% है और जो बेकार घटिया क्वालिटी के जॉब है लगभग 28.8% है। मतलब जो जॉब्स क्रिएट हुए हैं उनमें से लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जो कि डुएबल जॉब्स नहीं है, क्वालिटी जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद से एक्सेप्ट किया है। जीडीपी जो होती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रॉक्सी के तौर पर काम करती है, मतलब जीडीपी ये दिखाता है हमें, जीडीपी ग्रोथ ये दिखाती है कि हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना बढ़ रहा है, बट एक मेजॉरिटी तो क्या है? मेजॉरिटी तो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स जनरली इकोनॉमिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए केवल और केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं होता है। इसी की वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंडिया का है वो बैडली हिट हुआ है पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, पोस्ट जीएसटी एंड पोस्ट कोविड-19। इन तीनों प्रॉब्लम्स की वजह से आज हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो काफी हद तक नीचे गिर गया है। कैश फ्लो इसकी वजह से मार्केट में कम है और हमारा जो लोकल मार्केट है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स डिमांड से रिलेटेड फेस कर रहा है। इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, राइट। डीमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ? डीमोनेटाइजेशन ने हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट किया। लाखों लोगों की जॉब्स चली गई, लाखों लोगों की जो सोर्सेज ऑफ इनकम थे वो इंपैक्ट हुए हैं। देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कैश फ्लो विच मैनी स्मॉल बिजनेसेस रिलाई अपॉन। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस कैश फ्लो पर ही चलते थे, मतलब जितनी तेजी से पैसा आ रहा है, नोट्स आ रहे हैं, करेंसी नोट्स, उनके ट्रांजैक्शन, उनका एक्सचेंज जल्दी से जल्दी हो, राइट। इस इंपैक्ट को समझने के लिए जरूरी है कि ऐसी पॉलिसीज डेवलप की जाएं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फाइनेंशियल डिसरप्शंस आ रहे हैं उनको नोट डाउन करें, उनको नोटिफाई करें। क्योंकि अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ताक पर रखते हैं, उसको साइडलाइन करते हैं, तो इसका मतलब है हम एक बहुत बड़े मार्केट की
जो डिमांड है, जो कंज्यूमरिज्म है, उसको छीन रहे हैं और इसके साथ ही साथ उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको भी छीन रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन में आप देखिए जॉब्स कितनी बुरी तरीके से नीचे गिर गए, राइट। तो एक जो बड़ा सेक्टर था, जो बड़ी काफी जॉब्स क्रिएट करता था, वो धीरे धीरे गिरने लगा। ऑल्दो उसमें इंप्रूवमेंट हमें 2018 में देखने को मिलता है। जीएसटी का क्या इंपैक्ट हुआ? जीएसटी ने भी इन सारे सेक्टर्स को, देखिए स्मॉल बिजनेसेस किस चीज पर चलते हैं, वो अपना मार्जिन किसी तरीके से बनाते हैं टैक्स वैक्स बचा करके। अगर आप उनको बहुत ज्यादा रेगुलेट करोगे तो वो बड़े प्लेयर्स से, अब एक छोटा कोई नमकीन बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, वो हल्दीराम से कॉम्पीट नहीं कर सकता मार्केट में। वो किस बेसिस पर कॉम्पीट करेगा? जब उसको थोड़ा सा टैक्स में रिलीफ मिल जाए, उसके अलावा वो अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरीज दे वो कैश में दे दे। इस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है सर्वाइव करते हैं और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनसे भी अच्छी क्वालिटी को दे पाते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से इनका एक लोकल मार्केट तो कम से कम होता ही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोकल विलेज लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर भी। तो इस तरीके के कई सारे बिजनेसेस जो हैं वो जीएसटी के तरह तरह के जो लॉज आए हैं, ई वे बिल आया है, इस तरीके से कई सारी चीजें हैं, जीएसटी पोर्टल में लगातार आपको अपडेट्स करने हैं, उस चीज की वजह से, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिल रहा है उसमें। साथ ही साथ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि हमने कुछ इंडस्ट्रीज में देखा, जैसे प्रेस्टीज प्रेशर कुकर, वीआईपी लगेज, ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि मार्केट डायनेमिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। दिस शिफ्ट इनहैंसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस बट पोजेस चैलेंज फॉर एग्जिस्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, राइट। जो अभी हमारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनके लिए चैलेंज करते हैं, बट दूसरी तरफ हमारे कंज्यूमर्स को अब ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सकता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स हैं, राइट। ब्लैक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक बहुत बड़ी ब्लैक इकोनॉमी हुआ करती थी। उस ब्लैक इकोनॉमी में जरूर रोकथाम लगी है, मगर ब्लैक मनी जो होता है ना, इट्स लाइक एन इंजेक्शन टू द इकोनॉमी। जिस तरीके से आप बीमार पड़ रहे हैं, आपको इंजेक्शन लगाया और आपको ताकत आ गई, उसी तरीके से अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आया और कैश फ्लो अच्छा है तो वो स्लो डाउन से हमारी इकोनॉमी रिकवर कर सकती थी ब्लैक मनी होने की वजह से। बट आज वो ब्लैक मनी हमारे पास नहीं है। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इन सारी चीजों की वजह से ब्लैक मनी के जो ट्रांजेक्शन हैं वो कम हो गए हैं। Black economy undermines legitimate economic activities, often manifesting as tax evasion, unreported income. राइट, बहुत सारे सोर्सेस है आपकी अनरिपोर्टेड इनकम होती है। इवन आप देखते हैं ड्रग पेडलिंग जैसी चीजें भी आम हैं, पुलिस के सामने हो रही हैं। देयर इज प्रोस्टिट्यूशन हैपनिंग, पुलिस के सामने हो रहा है। तो ये सब ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा है, राइट। और ये पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल स्फीयर में ही होता है। पॉलिटिक्स अपने लिए करवाती है, अपनी जेबें भरने के लिए। इट क्रिएट्स अ साइकिल ऑफ करप्शन एंड पॉवर्टी, लिमिटिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एसेंशियल सर्विसेज। साथ ही साथ इट स्ट्रेंथेन्स गवर्नेंस, strengthening governance and transparency is essential to combat black economy। इसी के लिए हमने डिजिटल इंडिया मिशन चलाया और आज हमारी इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पर शिफ्ट हो चुकी है फ्रॉम करेंसी बेस्ड इकोनॉमी टू डिजिटल इकोनॉमी, राइट। आप देखिए कि एस्टिमेटेड साइज ऑफ शैडो इकोनॉमीज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी यूएस में काफी कम है, बट नाइजीरिया में आप देखिए 63% ऑफ द इकोनॉमी इज ब्लैक इकोनॉमी। इंडिया का भी बहुत कम नहीं है, 26% के आसपास इंडिया आ रहा है। इंडिया को इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। मिस्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल, मतलब हम किस तरीके से इकोनॉमी के पोटेंशियल को मिस करते जा रहे हैं। इंडिया कुड हैव बीन 8 times इट्स करंट इकोनॉमिक साइज विद बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने रिसेंटली देखे, अगर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थोड़े से 10 साल पहले कर दिए जाते, एलपीजी रिफॉर्म्स 10 साल पहले आ जाते, तो हो सकता है कि दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट हमारे पास होता, चाइना के पास ना होता। अगर ये जीएसटी पहले आ जाता तो हो सकता है देश में करप्शन बहुत पहले रोका जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स इवेजन जो है या टैक्स इवेजन जो है उसको बहुत पहले रोका जा सकता, और टैक्स टू जीडीपी रेशियो हाई होता, जिसकी वजह से हमारा आज फिस्कल डेफिसिट जो इतना हाई होता है, डेट बर्डन इतना हाई है, थोड़ा कम होता। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर लोगों का भरोसा और बढ़ता तो और इन्वेस्टमेंट आता। जब और इन्वेस्टमेंट आता तो हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो ग्लोबल जा पाते, राइट। तो इसलिए जरूरी है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस से रिलेटेड चीजों को बढ़ाना, इनको इंप्रूव करना और अपनी इकोनॉमी के ओवरऑल पोटेंशियल को इंप्रूव करना। एजुकेशन पर अगर हम स्पेंडिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो एजुकेशन पर स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं होती है। कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैलेंस कर सकते हैं, तो इसके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज जो फेयर कंपटीशन को प्रमोट करें, जिससे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी फेयर कंपटीशन करने का मौका मिले विद ऑर्गेनाइज सेक्टर, और धीरे धीरे हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाए, जिससे कि लेबर लॉस जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो पाए, कंज्यूमर्स का ग्रीवांस रिड्रेसल अच्छे से हो पाए। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सीधे वॉच में रहता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से
पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन उसमें कर सकती है। इसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ होगी और लगातार इंडिया में हायर जीडीपी ग्रोथ बुक होगी और नेशनल इनकम भी हमारी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी इससे बढ़ेगी, राइट। इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है? टू बूस्ट इनकम इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्ट्रेटजीज सच एज एक्सेस टू फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केट लिंकेजेस आर एसेंशियल, राइट। स्किल डेवलपमेंट करना होगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एक्सेस उनको देना होगा, जैसे एमएसएमईज को आज हम दे रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सेस दे रहे हैं, एमएसएमईज को आसानी से लोन की अवेलेबिलिटी है। तो इसकी वजह से हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो धीरे धीरे ग्रो होगा। वर्कर्स को एम्पावर करना होगा, बिजनेसेस को ट्रेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल कराकर लाइवलीहुड इंप्रूव करके उसको धीरे धीरे हमें इंप्रूव करना होगा। जीएसटी मिसफिट है क्या इंडियन इकोनॉमी के लिए? जी नहीं, जीएसटी मिसफिट पूरी तरीके से नहीं है। हाउएवर क्रिटिक्स जो है, इकोनॉमिस्ट कई सारे क्रिटिक्स हैं, उन्होंने बोला कि सही टाइम नहीं था जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का। आपने डिमोनेटाइजेशन किया था, आपने एक बार हिट किया इकोनॉमी को, आपको जीएसटी तुरंत नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए था। इंडिया जैसी डाइवर्स इकोनॉमी में जीएसटी आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने की वजह से जीएसटी आज तक भी कई लोगों के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। इसके ऑल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने चाहिए जिससे कि हम बेटर टैक्स सिस्टम को इंप्लीमेंट इंडिया में कर पाए, राइट। जीएसटी का इंपैक्ट 5 तरीके से आप देख सकते हैं। सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन है, टैक्स बर्डन कम हो रहा है, फ्रॉड प्रिवेंशन है, इजी टू एक्सपेंड योर बिजनेस, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे आता है। और अब बाकी के स्टेट्स को भी अब आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि आपको सेम टैक्स देना है, राइट। उसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में डिस्टिंक्शन आप स्टैब्लिश कर सकते हो जीएसटी के थ्रू, राइट। तो ये सारे फायदे भी हैं, मिसफिट पूरी तरीके से नहीं है। बॉटम इकोनॉमी के पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो कंप्राइजेस ऑफ 40% ऑफ गवर्नमेंट्स वोट बैंक, मेकिंग इट्स डेवलपमेंट क्रूशियल फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट को ज्यादा इंक्लूसिव गवर्नेंस करना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज नई इंट्रोड्यूस करनी चाहिए और साथ ही साथ इक्विटेबल और स्ट्रॉन्गर कंट्री बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हाउ इंडिया कैन बिकम अ डेवलप्ड नेशन? तो डेवलप्ड नेशन बनने के लिए इंडिया को इंक्लूसिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल रिफॉर्म पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। इंडिया केस स्टडी से सीख सकता है सिंगापुर की और मलेशिया की कि उन्होंने किस तरीके से अपनी पॉलिसी मेकिंग और उसके इंप्लीमेंटेशन में चेंजेस लाए जिसकी वजह से वो इकोनॉमी सस्टेनेबल इकोनॉमीज बनी, लंबे समय तक ग्रो कर पाए, राइट। इंडिया को अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए जरूरी है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स करें, वेल्थ इनइक्वालिटीज को धीरे धीरे कम करते जाएं क्योंकि इससे सोशल डिस्पैरिटीज क्रिएट होती हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट होती हैं और जिससे हम देखते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं। जब इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को ओवरऑल हिट करते हैं। इसलिए बेटर पॉलिसी प्लानिंग से ही हम अपने देश का जो भविष्य है उसको अच्छा बना सकते हैं, सुनहरा बना सकते हैं और एक बार फिर से हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं। Thank you so much for such informative videos. Do subscribe to the channel.